Hello my dear students. What is this? Written it's water. What is water? मैम पानी. पानी क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है पानी का? क्या होता है? H2O. तो चलो आज हम पानी के बारे में पढ़ते हैं. तो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. ठीक है. केमिकल नेम अगर आप इसको गौर से नोट करो, केमिकल नेम क्या होगा? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. क्या होगा? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड. और इसका मास अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, मास कैलकुलेट करना आता है ना, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 16 कितना एक ही मॉलिक्यूल है तो इंटू 1 टोटल कितना हुआ? 1 × 2 + 16 × 1 18 AMU. ठीक है. और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका होता है ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन अगल बगल, ऐसे लिखना है आपको. ठीक है. ये डिटेल में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखोगे कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है. तो ऑक्सीजन हमेशा जैसे हाइड्रोजन हमेशा मतलब कोने में रखा जाता है, ऑक्सीजन को बीच में रखा जाता है. और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना अभी नहीं है क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में नहीं होगा, 10th स्टैंडर्ड में सीखना होगा. ठीक है. इतना याद रखना कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहे. कोवलेंट बॉन्डिंग यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ओके गुड. तो अगर पानी की बात करो, वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. मतलब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? पानी. पूरा 70% ऑफ अर्थ जो है वो पानी से ऑक्युपाइड होता है. यस और नो? और 2.5% भले 70% अर्थ पानी से है, पानी से बना है, उसमें से 2.5% ही पानी हम फ्रेश वाटर होता है और जो कि एक्चुअली हम पीते हैं. और उसमें से भी और भी कम परसेंटेज हम पीते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर में भी अभी हम उसका डिवीजन बताएंगे. तो इसमें जो क्योंकि फ्रेश वाटर में भी इंक्लूडिंग फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं ना, इस वजह से. तो भले 70% वाटर होता है लेकिन 2.5% ही फ्रेश वाटर. तो बाकी का क्या होता है मैम? बाकी का ओशन वाटर होता है वगैरह जो हम पी नहीं सकते. ठीक है. सी वाटर होता है. ठीक है. नाउ वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. इट अकर्स इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. वो फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है. चलो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाटर साइकिल है. ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ना. व्हाट इज वाटर साइकिल स्टूडेंट्स? बताइए व्हाट इज वाटर साइकिल. जो पानी होता है ओशन का या सी का, वो इवेपरेट होता है धूप से. इवेपरेट. अब वही इवेपरेट वाटर वेपर्स कंडेंस होकर क्लाउड बनाते हैं. इवेपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनता है. अब ये क्लाउड जब विंड से मूव होते हैं, जब ये बहुत भर जाते हैं तो इट कम्स डाउन एट प्रेसिपिटेशन. इट कम्स डाउन एज व्हाट? प्रेसिपिटेशन. ठीक है. तो ये आप लोग देखो, पानी ऊपर इवेपरेशन से भी जाता है, ट्रांसपिरेशन से भी जाता है. तो दो तरीके से पानी क्लाउड बनने में हेल्प होते हैं. ठीक है. और वही पानी जब रेन बन के आता है या स्नो बन के आता है, वो मेल्ट होके वापस से ओशन में आता है, वहाँ से वापस से इवेपोरेट होता है. यानी कि एक साइकिल बनाना, इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं. तो इसीलिए प्लांट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स ही एक्चुअली बारिश लाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. वाटर इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस और नो? यस. वो बहुत, हर ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए इंक्लूडिंग प्लांट. ठीक है. वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस. तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि हर चीज़ उसमें डिज़ोल्व होती है. बट आजकल इस पानी का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है. यस और नो? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. अब ये पानी का गलत इस्तेमाल होने की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. तो इसीलिए जो पानी होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है. एंड वाटर इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. क्या निकाला जाता है उसमें से? सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ बाय फिल्ट्रेशन, डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़ बाय डिस्टिलेशन एंड बैक्टीरियल इम्प्यूरिटीज़ बाय एडिंग अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन. इसीलिए आप लोग देखोगे जो नल का पानी कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद आता है, वो एक्चुअली उसमें क्लोरीन मिक्स होता है. क्या मिक्स होता है? क्लोरीन. ओके. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. पहला नेचर. प्योर वाटर इज क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड. इट इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस. द टेस्ट इन वाटर जो होता है वो गैसेस और जो उसमें सॉलिड डिजॉल्व होते हैं, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं,
इस वजह से वो पानी ना का टेस्ट आ भी जाता है, वरना उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, ना ओडर होता है, ना कलर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल प्रेशर दैट इज 760 mmHg, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय प्रेशर ना, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंसिडर्ड द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द ग्रेटर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना प्रेशर बढ़ते जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना, ठीक है। इसीलिए जब हिल्स वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे वाटर जो है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, हिल्स में प्रेशर कम होता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही हो जाएगा ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में बॉयल हो जाएगा, जल्दी जल्दी वहाँ पे खाना आना पक जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। 70 डिग्री सेल्सियस में ही गर्म है। माउंट एवरेस्ट पे आप लोग कभी जाके देखिए माउंट एवरेस्ट नहीं तो कम से कम दूसरे बड़े पहाड़ में जाके ट्राई कर सकते हो। इसीलिए फूड भी वहाँ पे सही से पक नहीं पाता है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब कुकिंग हो नहीं पाती है। देयरफॉर प्रेशर कुकर लेके जाया जाता है हिल्स वगैरह में, ठीक है। ये गिव रीज़न 100% आता है, तो इसको प्लीज़ पढ़िए आप। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन इट। कभी कभी इम्प्योरिटीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है। अब रही बात फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल प्रेशर, हाँ। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज ऑल्सो। अब डेंसिटी की बात करो, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड मिनिमम वॉल्यूम। वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए। वाटर एक्सपांड होता है, फ्रीज करने पे एक्सपांड होता है। 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम 100 वॉल्यूम। कभी भी आप लोग नोटिस करो, कांच की बोतल में बर्फ़ जमाने रखो, थोड़ी देर बाद कांच की बोतल फूट भी सकती है, क्योंकि वो पानी एक्सपांड हो चुका है, राइट। ऐसा नो, ट्राई करिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइस जो है 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम्स 100 वॉल्यूम ऑफ आइस, इस वजह से। देयरफॉर विथ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस बिंग 0.92 इट फ्लोज, ठीक है। और वो फ्लोट भी होती है अगर डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो। एनॉमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, यही फिनोमिनन पे चलता है। ये जो आप लोग देखा होगा, मछलियाँ बर्फीली जो ग्लेशियर्स वगैरह के नीचे भी तैर सकती है, क्यों? क्योंकि वो पानी होता है, ऊपर का एरिया बर्फ़ जमती है। कोई ठंड एरिया में जो सी वगैरह होता है, ऊपर के एरिया में बर्फ़ जमती है, लेकिन नीचे के एरिया में नहीं जमती। क्यों? रीज़न क्या है? इसीलिए मछलियाँ सर्वाइव कर पाती है, प्लैंकटन सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि वाटर एक अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है पानी का। जब उसको ठंडा करते हैं, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे दूसरे लिक्विड्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचता है, वो एक्सपांड होने लगता है, और तब तक होता है जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री से, यानी कि 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी क्या होगा? एक्सपांड होने लगता है। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, ठीक है। एट द पॉइंट एट विच इट फ्रीजेज इनटू आइस, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो ये जो एनिमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर है, ये क्या करता है, जो मरीन लाइफ होता है, जैसे यहाँ पे ये समंदर है, समझो, ये वाला पार्ट जो है बर्फ़ जमी हुई है, मतलब बर्फ़ जो जम जाती है वो ऊपर को आती है, और नीचे वाला जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखो पानी है, यहाँ पे मछलियाँ, यहाँ मछली बना लो आप लोग, देखो मछलियाँ तैर रही हैं, ठीक है। तो ये गिव रीजन के लिए भी आता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर एनेबल्स मरीन लाइफ टू एग्जिस्ट इन द कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इवन व्हेन द वाटर फ्रीजेज ऑन द सरफेस it remains in liquid state below the ice layer, okay, below the ice layer it remains in क्या liquid state। क्यों? below the ice layer the density of water is greater than the density of ice and ice is a bad conductor of heat, ठीक है। ये सारे पॉइंट 2-3 पॉइंट्स लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है latent heat of fusion of ice। जैसे ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये पार्ट सर आपको लेक्चर
अलग से दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये तो मैंने बताया ही था कि बहुत सारे सब्सटेंस क्या पानी में डिजॉल्व होते हैं, शक्कर भी, नमक भी, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट वाटर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और पानी में वही चीज़ें डिजॉल्व होती है, लाइक डिजॉल्व है, पोलर चीज़ें ही डिजॉल्व होती है। अब तुम पूछोगे मैम पोलर क्या है, ये चीज़ आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन जो चीज़ अब तुम लोग को जैसे फिर भी अगर बताना है तो मैं बता देती हूँ। जैसे वाटर है, अब नोटिस करो, ये देखो ये H2O है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O और H अगल बगल, राइट। अब पानी को देख लो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये नो बना रहा है मैम। अब हाइड्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है दोनों के, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये नो 2,6, तो 6 वैलेंस है, तो किसका पल्ला भारी है? अगर इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, इसीलिए इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और ये बॉन्ड अपनी तरफ थोड़ा सा झुकाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन थोड़ा कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके ऊपर आते हैं डेल पॉजिटिव। डेल्टा यानी कि छोटे यूनिट को डेल्टा यूज करते हैं, तो ये होता है। इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं, कि जब कोई एक पोलैरिटी आ जाए कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे ये अपनी तरफ क्या खींच लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सुनो, तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कहता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेता है, और हाइड्रोजन क्या लेता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज हेल्प द वाटर टू बाइंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि ये पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पानी को बहुत सारे मॉलिक्यूल से क्या करती है? बाइंड करती है। ओके, सब्सटेंसेस दैट अपेरेंटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये एक और कॉन्सेप्ट है। वाटर इज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, एज रिजल्ट इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? तो वाटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज द, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल दैट कैन स्टोर चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि दो मेटेलिक प्लेट हैं तो उसके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड डिजॉल्व्स इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कभी कभी तो ऑर्गेनिक तो है ही, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, विच आर यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये सुनो, इलेक्ट्रोवैलेंट है कि नहीं? NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इनको तोड़ देता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट समझो, ये बेसिकली वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका ज़्यादा होने की वजह, यानी कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है Na और Cl के बीच में, और उसको अपने अंदर डिजॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंस इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही डिजॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ही डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये पानी में नहीं डिजॉल्व होंगे क्योंकि उनमें पोलैरिटी वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट कम होते हैं। तो सब्सटेंसेज दैट आर अपेरेंटली इनसोल्यूबल इन वाटर एक्चुअली डिजॉल्व इट इन, थोड़ा बहुत डिजॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इवन व्हेन पुट वाटर इन अ ग्लास वेसल एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लास डिजॉल्व इन इट, जबकि ग्लास नहीं डिजॉल्व होता है, पूरा नहीं डिजॉल्व होगा। इट इज फॉर दिस रीजन व्हेन डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ट इन अ स्केल सील्ड ग्लास बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीव्स एचिंग्स ऑन द साइड ऑफ द सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ऑर्डिनरी टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉलिड। पहले प्रोसीजर में ये है कि कुछ टैप वाटर ऑन अ क्लीन वॉच ग्लास आप लोग रख दो। ये देखो यहाँ पे वॉच ग्लास है, उसमें पानी डाल दिया इन्होंने, है ना, और उसको हीट करो। बॉयल द वाटर इन द बीकर व्हेन ऑल द वाटर हैज़ इवेपरेट, जब पूरा इवेपरेट हो जाता है वॉच ग्लास से, उसको बर्नर से हटाओ और उसको ठंडा करो। ठंडा करने में वॉच ग्लास इवेपरेशन के बाद ऐसे दिखने लगता है। आप लोग ये अपने लैब में कर सकते हो, स्कूल के लैब में। तो ऑन लुकिंग है तो वॉच ग्लास क्या दिख रहा है आप लोगों को? मतलब लाइट के अगेंस्ट देखना। अ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या रिंग्स ऑफ सॉलिड मैटर आर सीन, इस तरह गोल 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 गोल। दीज आर द डिजॉल्व सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द इवेपरेशन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट आप लोग को नोट करना है कि जो टैप वाटर आप लोग लेते हो वो वेल
टैप वाटर, रिवर वाटर या वेल वाटर, उसमें डिजॉल्व सॉलिड नहीं होते हैं, बट रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर, हाँ उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं क्योंकि वो इम्प्यूरिटी होती है ना, लेकिन रेन वाटर और डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व सॉलिड नहीं होते, तो कॉन्सेंट्रिक रिंग नहीं बनेंगे। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो या तो टैप वाटर लो, या तो रिवर वाटर लो, या तो वेल वाटर लो। और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर कौन कौन से हैं? द डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर आर सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड इम्प्यूरिटीज। कौन कौन से? सॉल्ट, मिनरल एंड इम्प्यूरिटीज। दे एड टेस्ट टू, यही जो इम्प्यूरिटीज होते हैं दे एड टेस्ट टू वाटर। अदरवाइज वाटर तो क्या होता है, वाटर तो टेस्टलेस होता है ना, लेकिन उसमें इम्प्यूरिटीज वजह होने की वजह थोड़ा बहुत टेस्ट आता है। दे सप्लाई द एसेंशियल मिनरल्स नीडेड बाय आ बॉडी। ठीक है, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं बॉडी को ज़रूरी है वो हमें पानी से मिलता है, इसलिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। पानी में एयर भी डिजॉल्व होता है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे कैसे होता है। द एयर इज प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट इन ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल देन नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल होता है पानी में। सिंस ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपोजिशन ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर डिफरेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर। ठीक है, ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं। द कंपोजिशन ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर इज 33% ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू 21% इन ऑर्डिनरी एयर। ठीक है, ऑर्डिनरी एयर में 21% होता है, लेकिन जब एयर में पानी हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अच्छी बात है ना, 66% नाइट्रोजन हो जाता है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी हो एयर में। अदरवाइज कंपोजिशन ऑफ एयर क्या है, 79% होता है ना, 78% होता है नाइट्रोजन। लेकिन अगर पानी हो या नमी हो एयर में तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन घट जाता है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। टू शो दैट टैप वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेज, तो ये एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। ठीक है, कंप्लीटली विथ टैप वाटर उसको भरो और अरेंजमेंट जो अपैरेटस का ऐसे रखना जैसे इसमें रखा हुआ है। उसके बाद इसको हीट करना है आपको। ओके, और ये जो ट्यूब है, अ ग्रेजुएटेड ट्यूब, अ ब्यूरेट फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ वाटर इज इन्वर्टेड। ठीक है, ये वाला ये जो ब्यूरेट है इसको कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर रखो, इन्वर्टेड। ओके, इस तरीके से कि एक एंड आपको इसमें एक डिलीवरी ट्यूब डालनी है दोनों से अटैच करते हुए। ये है डिलीवरी ट्यूब, ये है डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी क्यों, इधर से उधर पानी को ये पास डिलीवर कर रहा है ना। हीट द वाटर इन द फ्लास्क, हीट द वाटर इन द फ्लास्क। और आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, आप लोग ऑब्जर्व करोगे जो गैस बबल्स हैं, यहाँ से जो पानी आ रहा है, यहाँ से जो बबल्स है यहाँ से निकल रहा है। ओके, इट इज सीन एस्केपिंग फ्रॉम द वाटर, दे आर कलेक्टेड इन द व्हाट, ग्रेजुएटेड ट्यूब। ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है उसमें से ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब उसमें ये कलेक्ट हो जाता है जो पानी बॉयल हो रहा है। ये जो हो रहा है कलेक्ट हो रहा है, बट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मतलब क्या, पानी नीचे जा रहा है, गैस ऊपर जा रहा है, इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। पानी नीचे जा रहा है ना, तो इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैसेज कंडेंसेस ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड वाटर इन द ट्यूब। डोंट शेक द टेबल। कंक्लूजन क्या है, द रिमेनिंग गैस कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये कंक्लूजन ये है कि इतना सारा गैस कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बाय द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर ना। दे एस्केप ऑन हीटिंग, जैसे हीट करो वो एस्केप होने लगते हैं। गैस तो पहले एस्केप होगा ही ना, तो आप उसका वॉल्यूम रीड कर सकते हो कितना गैस निकल रहा है। ठीक है, वो आप लोग वो करते हो। द वॉल्यूम ऑफ गैस एयर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब shows the presence of dissolved gases in tap water. The solubility of gas is often expressed by the volume of that gas dissolved in a certain volume. तो फिर कंक्लूजन क्या निकालें हम लोग कि जो रिमेनिंग गैसेज जो आ रहे हैं वो एयर जो डिजॉल्व्ड इन वाटर दे एस्केप ऑन हीटिंग। यस और नो? द वॉल्यूम ऑफ द गैस एयर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब शो द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। तो ये जो बबल दिख रही है डिजॉल्व गैस का प्रेजेंस बता रहा है, एयर बबल्स बता रहे हैं। ठीक है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज ऑफन एक्सप्रेस बाय द वॉल्यूम दैट गैस डिजॉल्व्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। वो तो हम लोग कैलकुलेट करके ही पता चलेगा, क्योंकि वो वैसे ना पढ़ना। द गैसेज डिजॉल्व इन वाटर कैन बी ईजिली, मूविंग फर्दर, द गैसेज डिजॉल्व इन वाटर कैन बी ईजिली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। ये एक आपको नोट करना है। डिस्टिल वाटर एंड बॉइल्ड वाटर हैव नो टेस्ट।
द प्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व मैटर लाइक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। ठीक है, अच्छी बात है ना कि ये जो टेस्ट आ रहा है मिनरल से आ रहा है, अच्छी बात है। पानी का टेस्ट अच्छा लग रहा है हम लोगों को, इसीलिए ना हर जगह का पानी अलग अलग होता है, क्योंकि मिनरल्स अलग अलग होते हैं हर जगह ज़मीन में, उस हिसाब से पानी के टेस्ट होता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर क्या है? एयर डिजॉल्व इन वाटर इज़ बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मरीन लाइफ के लिए, फिश के लिए, क्योंकि फिश ऑक्सीजन यूज़ करता है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में ना फॉर रेस्पिरेशन, वरना मछली तो पानी में रहती है, तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है तभी तो फिश उसको यूज़ कर रही है। यस और नो? यस मैम, बिल्कुल यस मैम। आगे बोलो। इसीलिए एक्वेटिक लाइफ इज सस्टेन्ड इन 1 dm³ या 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन नियरली 40 cm³ ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ये गिव रीजन के लिए आ सकता है। सेकेंड है, एक्वेटिक प्लांट मेक यूज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज टू प्रिपेयर देयर फूड। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। एक्वेटिक प्लांट मेक यूज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लांट्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिश को ऑक्सीजन, तो दोनों गैस मिलेगा इनको पानी में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स यूज़ करेगी, और रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी में वो फिश यूज़ करेगी। ठीक है, डन। और देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है, तो वही ऑक्सीजन फिर एनिमल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो रहा है इसलिए हो रहा है ना, गैसेज डिजॉल्व हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स में, जैसे स्नेल्स है, ऑयस्टर्स है, ये कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है ना पानी में, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करते हैं, मतलब वो खा लेते हैं। ये मछली खा लेती है, कौन सी वाली? इसीलिए तुम लोग नोटिस करो जो ऑयस्टर्स वगैरह के जो छिलके बने हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, तो वो अपने शेल्स उससे बनाते हैं। अब समझ में आया? ओके, दैट्स नाइस। नेक्स्ट है सॉल्यूशन टॉपिक। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। यस और नो? और सॉल्यूशन अगर डिफाइन करना चाहो, इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components whose composition may be gradually changed by changing the relative amount of the component। ठीक है, जैसे कि एक सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें पानी है और नमक है। तो पानी क्या हुआ? पानी हुआ हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट क्या हुआ मैम? सोल्यूट देखो मैं इधर बना देती हूँ, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है NaCl का। NaCl के सॉल्यूशन में NaCl क्या होगा? सोल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। ठीक है, डन, समझ में आया? और दोनों मिला के क्या बने? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट को अगर डिफाइन करना है तो वो चीज़ जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, यानी कि और सॉल्वेंट क्या होता है? द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन दैट अलाउज 1 or more component to dissolve in it to form a solution in a solvent, और solute is a substance that dissolves in the solvent to form a solution। ठीक है, दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन का भी, तीनों इनफैक्ट, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 components, बाइनरी सॉल्यूशन। A solution is made up of 3 or 4 components, ternary solution. A solution made up of 4 or more, quaternary solution. Here we shall deal with only binary solutions. Okay. Example, salt crystals, जैसे NaCl, salt crystal is what? कॉमन नमक को NaCl बोलते हैं। अगर हम पानी में डालेंगे तो सलाइन वाटर बनेगा। सलाइन वाटर का क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ सलाइन वाटर। ठीक है, तो सोल्यूट इसमें क्या हुआ? NaCl, और वाटर सॉल्वेंट हुआ, और सलाइन वाटर सोल्यूशन हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? वही चीज़ जो मैं अभी बताई थी आपको। इफ द कंपोनेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दैट द सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एंड एज द फाइनल सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल, अगर शुगर इज इन डिजॉल्व इन वाटर, द फाइनल सोल्यूशन इज इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो पानी है, जो सॉल्वेंट है, वाटर है, और शुगर सोल्यूट है, अगर दोनों सब्सटेंस सेम फेज में है, द कंपोनेंट दैट इन द इज इट इन एक्सेस इज टर्म द सॉल्वेंट। तो ये क्या मतलब पता है? अगर एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो लिक्विड वाला चीज़ सॉल्वेंट होगा, लेकिन दोनों सॉलिड हुआ तो जो ज़्यादा होगा
जो ज़्यादा होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सोल्यूट। जो कम होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, किसके केस में? जब कोई सॉल्यूशन दूसरे स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, समझे कॉन्सेप्ट? ठीक है, हमेशा ही पानी और सॉलिड का नहीं सॉल्यूशन बनता है, पानी और पानी का भी बन सकता है, पानी और सॉलिड का भी बन सकता है, सॉलिड और गैस का भी बन सकता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अ सॉल्यूशन में बी फॉर्म बाय मिक्सिंग बॉट अ लिक्विड विद अनदर लिक्विड, जैसे वाटर और अल्कोहल, अ सॉलिड विद अ लिक्विड जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, अ लिक्विड विद अ गैस जैसे सोडा वाटर, अ सॉलिड विद अनदर सॉलिड जैसे कि अलॉयज। ओके, डन, वेरी गुड। तो अ होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें जब मिक्स करो, जैसे मैंने NaCl का सॉल्यूशन बनाया, NaCl या अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें आप लोग देखो नमक डालो पानी में, थोड़ी देर बाद नमक दिखता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। अगर मैं वो दे भी दूं आप लोग को एक ग्लास में नमक डाल के पीने के लिए, आप लोग पी लोगे, आपको को पता नहीं चलेगा कि मैंने नमक डाला है, उल्लू बना सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो मतलब सेम, पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है, सेम लगते हैं, यूनिफॉर्मिटी लगती है सॉल्यूशन में। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। कॉमन मेटल अलॉयज आर सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि गोल्ड की जब ज्वेलरी बनती है उसमें थोड़ा सा सिल्वर और कॉपर मिक्स करते हैं, लेकिन जब जैसे ये इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत मिलावट है, लेकिन दिख रहा है क्या सॉलिड सिल्वर वगैरह? नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से मिक्स होगा कि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन हुआ, सॉलिड और सॉलिड का। समझ में आया? जैसे ब्रास इज अ सॉलिड सॉल्यूशन कंटेन 70% कॉपर एंड 30% जिंक। तो ये एग्जाम में आता है, ब्रास इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? कॉपर एंड जिंक। ओके, कॉपर एक्स एज सॉल्वेंट एंड जिंक एज अ सोल्यूट। क्योंकि मैंने कहा था जब सॉलिड सोल्यूशन हो, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कॉपर सॉल्वेंट हुआ और जिंक क्या हुआ? जिंक हुआ हमारा सोल्यूट। समझ में आया? गुड। अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आता है। In a true solution, the solute particles and the solvent molecules cannot be distinguished even under a microscope. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सोल्यूशन क्या है? वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ये सुनो, द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दिखते ही नहीं, इतना कि वो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इट इज़ अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, लेकिन हमें दिखता कुछ नहीं है उसमें। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, जो अगर हम उससे लाइट पास करेंगे स्कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट पास स्कैटर होने के लिए किसी चीज़ से टकराना चाहिए, जब उसमें कोई पार्टिकल ही नहीं तो क्या टकराएगा? होमोजीनियस है ना वो। इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। गुड, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है। अभी नमक का पानी बना लो और इतना वो घुल जाता है कि अगर हम छानेंगे तो वो छनेगा नहीं, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी होता है तो छनेगा, लेकिन नमक नहीं छनेगा क्योंकि वो घुल चुका है। लेकिन अगर आप चाय छानो तो उसमें जो चाय की पत्ती, वो होमोजीनियस नहीं हुआ, क्योंकि चाय की पत्ती छन जाएगी, है ना। जैसे मड वाटर होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं हुआ, हीट्रोजीनियस होगा। अब मड वाटर को छानो, मड ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। जैसे मड सेटल डाउन होता है, मड सॉल्यूशन इज अ हीट्रोजीनियस सॉल्यूशन, तो वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि उस सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन होमोजीनियस सॉल्यूशन में नहीं होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होते इनफैक्ट। तो वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, ओके, बट इट इज़ नॉट द ओनली सॉल्वेंट। और भी सॉल्वेंट होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, अल्कोहल, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, ठीक है, अमोनिया वगैरह। दे आर सम नॉन एक्वियस लिक्विड सॉल्वेंट्स भी होते हैं। द सॉल्यूशंस मेड इन दीज लिक्विड्स आर नोन एज नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। व्हेन द सॉल्वेंट इज अल्कोहल, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ टिंक्चर। क्या बोलते हैं? टिंक्चर। जैसे टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन को जब अल्कोहल में मिक्स करेंगे तो वो टिंक्चर आयोडीन होगा। तो जब भी टिंक्चर वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? अल्कोहल होगा, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा? जिसमें बिल्कुल सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो। इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रेदर वेरी लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे अगर 1 चम्मच HCl डाल दिया तुमने पानी में, 1 गिलास पानी में, तो वो डाइल्यूट होगा। लेकिन तुम HCl में 1 चम्मच पानी डालोगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, जब सोल्यूट क्वांटिटी ज़्यादा हो। कॉन्सेंट्रेट इज द सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिलेटिवली मोर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। समझ में आया? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इसका डिफरेंस आ सकता है। अब सैचुरेटेड वाली भी बात यही हो गई। Saturated solution, a solution that cannot dissolve any more of the solute at a given temperature is called saturated solution. For example, 1 गिलास पानी लिया तुमने, उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे तो वो डाइल्यूट होगा। लेकिन सैचुरेटेड तब होगा जब उसमें मैंने 1 गिलास पानी में 1 गिलास नमक डाल दिया और अभी उसमें कुछ बचा ही नहीं डालने के लिए, तब वो खत्म, उसका सैचुरेशन पॉइंट खत्म हो गया और नहीं डाल सकते।
इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, गुड। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम? आप 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर ले लो, जैसे मैंने कहा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रे या स्टर विद अ ग्लास रॉड टिल वो जो नाइटर है वो डिजॉल्व हो। एड 1 more ग्राम ऑफ नाइटर या सॉल्ट ले लो एंड स्टर इट विल ऑल्सो डिजॉल्व। लेकिन इसी तरह अगर तुम वो 100 ग्राम में 100 ग्राम नाइटर डाल दिया तो वो क्या होगा, एक स्टेज आएगा जब वो डिजॉल्व ही नहीं होगा, भले नॉट डिजॉल्व एट टेम्परेचर, हाउ लॉन्ग इट इज लेफ्ट, और कितने देर तक भी तुम उसको हिलाते रहो वो डिजॉल्व नहीं, क्योंकि उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। तो द सॉल्यूशन इज देन सेट टू बी सैचुरेटेड विद नाइटर एट दैट टेम्परेचर। दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइटर इन वाटर एंड इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सोल्यूट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, the solution is a homogeneous mixture of a solute in a solvent. Its composition may vary till a saturated solution is obtained at a particular temperature. ठीक है, समझ में आया? इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कूलिंग का इफेक्ट क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेज विद फॉल इन टेम्परेचर। यस और नो? तो अगर टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कम कर दे, सॉल्यूशन लेफ्ट ओवर एट अ हायर टेम्परेचर फॉर लॉन्ग, कुछ पार्ट उसका स्लोली द सॉल्वेंट स्लोली वेपराइजेज, द पार्ट ऑफ द डिजॉल्व सोल्यूट सेपरेट आउट फ्रॉम द क्रिस्टल, द रिमेनिंग सोल्यूशन स्टिल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन बट एट अ लोअर टेम्परेचर। तो कूलिंग का इफेक्ट कुछ रहता है सैचुरेटेड सोल्यूशन पे, हीटिंग का भी रहता है। तो कभी कभी नहीं, हम लोग रमज़ान के महीने में अगर हमें शक्कर घोल ना होता है, हम जल्दी से उसको गैस पे चढ़ा देते हैं शरबत बनाने के लिए, मतलब गैस पे जल्दी से शक्कर अगर हम गर्म करके पानी को फिर घोलेंगे ना तो जल्दी हो जाता है। तो इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, वो अनसैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन ना। सैचुरेटेड अगर अनसैचुरेटेड बन जाए तो वो और उसमें हम सोल्यूट डाल के और उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? Unsaturated solution in which more of the solute can be dissolved at a given temperature known as unsaturated solution. Super saturated solution क्या होता है? A solution that holds more solute than it can theoretically hold at a given temperature. मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उसने होल्ड कर लिया, कुछ ज़्यादा ही होल्ड कर लिया, इतना होल्ड वो कर नहीं सकता है सोल्यूट, लेकिन वो सोल्यूशन ने होल्ड कर लिया तो वो क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड। अगर हम जैसे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को नहीं गर्म कर दें तो मैंने कहा उसमें और सोल्यूट डाल सकते हैं, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसको गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसमें डालो और सोल्यूट, तो ये क्या टाइप का सोल्यूशन होगा? सुपर सैचुरेटेड। उसका डेफिनेशन भी यहाँ दिया है, वो आप लोग लिख लो। ओके, और एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मेटास्टेबल और स्लाइट डिस्टर्बेंस लाइक शेकिंग वगैरह से ये सोल्यूट क्रिस्टल मतलब ये बन जाता है। मेक द एडिशनल अमाउंट ऑफ द सोल्यूट टू प्रेसिपिटेट आउट, फिर से स्टार्ट करो, मतलब यही मैंने कहा उसका प्रोसेस है बनाने का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ने क्या पढ़ा अभी तक? सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब पढ़ा, लेकिन हम इस सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन में कितना है। सबसे पहले अगर मास परसेंट कैलकुलेट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये चैप्टर में अभी हमें क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पढ़ना है, सोल्यूबिलिटी, इन सब की सम्स टाइप है ना, ये सारे सम टाइप्स है, और ये सारे सम्स जो है ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो सर कराएंगे। लेकिन मैं जो कराऊंगी अभी वो है क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट? क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल क्या होता है? अ होमोजेनियस सॉलिड ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज सिमेट्रिकल अरेंज्ड स्मूथ प्लेन सर्फेसेस विच मीट फॉर्मिंग द शार्प एजेस, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? जैसे क्यूबिक, रोम्बोडेरिक शेप भी है, क्यूबिक शेप, ये क्यूबिक है, ये रोम्बोडेरिक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, प्रिस्मेटिक, इस टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। NaCl के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्यूबिक होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, रोम्बोडेरिक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल Fe सल्फेट के होते हैं, मतलब फेरस सल्फेट के होते हैं, प्रिस्मेटिक KNO3 के होते हैं। ठीक है, इन नेचर 2 सीवियर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, some of which are recovered from the earth as minerals, common salt, potassium nitrate, ruby, sapphire, ये सब। ठीक है, ये सब अर्थ में भी मिलते हैं। तो लेबोरेटरी में क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी तो मैंने कहा था ना, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप कूल करो वो क्रिस्टल बन जाते हैं। या हम स्लोली इवेपोरेटिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जैसे नमक ना सैचुरेटेड मतलब पानी में डिजॉल्व रहते हैं समंदर वगैरह में, थोड़े देर आप उधर उसको छोड़ दो ना धूप में, वो क्रिस्टल बनने लगते हैं।
या हम उसको कुछ भी कूलिंग ऑफ फ्यूज्ड मास, एक मास है जो फ्यूज्ड मास, उसको कूल करने से, या सब्लिमेशन प्रोसेस वो होता है कि कोई भी जो सॉलिड है डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अगर हमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाना है कॉपर सल्फेट का देखो शेप कौन सा होता है, रोम्बोडेरिक। तो यहाँ पे हमें पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट 80 डिग्री सेल्सियस लेना है, फिर उसको फिल्टर करना है, फिर वो जो फिल्टर करके वो फिल्ट्रेट को कूल करना है और उसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग को टाइनी क्रिस्टल्स बनेंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो वो जो है वो क्रिस्टल्स को आप लोग पिकअप कर लो और सस्पेंड अ वेल शेप क्रिस्टल बाय मीन्स ऑफ थ्रेड टाइड टू अ गैस। इस तरह उसको टाई कर लो उस क्रिस्टल को, और एक ग्लास रॉड को बांध लो और टाई कर लो और उसको कूल करो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। फिर उस बीकर को कवर करो विथ अ पीस ऑफ पेपर टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब एंड वॉच द क्रिस्टल ग्रो। वो क्रिस्टल बढ़ने लगेगा। ओके और कुछ दिन बाद द क्रिस्टल टू बी फाउंड हैव ग्रोन क्वाइट बिग। द सस्पेंडेड क्रिस्टल एक्ट्स एज अ सीड क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, सीड भी तो बढ़ते हैं, फूलते नहीं है पानी में डालने से। सो दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन, ये इंड्यूसिंग हम इसको बना रहे हैं लैब में, तो ये इंड्यूसिंग क्रिस्टलाइजेशन बाय एडिंग अ क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस इनटू इट इज सैचुरेटेड, इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सीडिंग। इसको हम सीडिंग भी कह सकते हैं, सिंपल सीड की तरह ग्रो हो रहा है इसलिए सीडिंग। क्वेश्चन क्या है? अवॉइड एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने घर में, क्योंकि ऐसे वो क्रिस्टल जो है विल फॉर्म राउंड और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो या लैब में अपने ट्राई करो। और भी बहुत तरह के सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ में सब पानी होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे सब्सटेंसेस विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा उनके साथ, जैसे नमक वगैरह, उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा रहेगा। तुम लोग नोटिस करो, नमक को थोड़ी देर बाहर रखो गीला गीला हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम एनहाइड्रेटेड सब्सटेंस कहते हैं। और कुछ में कभी भी नहीं होता है नमक, उनको हम एनहाइड्रस कहते हैं, या पानी निकाल दो तो एनहाइड्रस बनते हैं। तो सब्सटेंसेज विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद सॉल्ट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट, जैसे ये लिखने का तरीका क्या है, जो भी सब्सटेंस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है डॉट लगाओ और जितना वाटर मॉलिक्यूल है उतना नंबर डालो। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, बीच में डॉट है, याद रखो। ठीक है, सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंटेन एनी वाटर अलॉन्ग विद सॉल्ट्स एंड एनहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में पानी अगर मिल जाए तो हाइड्रेटेड होगा, लेकिन अगर वो सूखा है तो वो उसमें कोई पानी नहीं होगा। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी नहीं होगा, इसमें पानी नहीं होगा। तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस में आप लोगों को क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले सकते हो। बहुत सारे सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ऐसे लिखते हैं, कॉपर सल्फेट लिख दो, साथ में डॉट लगाओ और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिख दो। ठीक है, लिखने का ऐसा तरीका, बीच में डॉट लगाना है और जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उतना लिख दो, 5 है, 6 है, 7 है। तो इन सम केसेज इट ऑल्सो गिव्स देम द क्या कलर, तो ये ब्लू कलर क्रिस्टल होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। सच सेल्स आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज, ये होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज? इसका डेफिनेशन एग्जाम में जरूर आता है। द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज एसोसिएटेड विद सम कंपाउंड, इस कंपाउंड कुछ कंपाउंड के साथ हमेशा एसोसिएटेड होते हैं, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वही उसको क्रिस्टल बनाने में हेल्प करता है। कॉपर सल्फेट का मैंने बताया ना क्रिस्टल कैसा होता है, रोम्बोडेरिक, इस तरीके से क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इन लूज केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको हम निकाल भी सकते हैं हीट करके। ठीक है, इट कैन बी ड्रिवन ऑफ एज स्टीम बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, the vapors produced are condensed and the liquid form is tested. This liquid gives a positive test for water. Yes or no? In this process the crystal lose their water and then become anhydrous. जैसे मैंने कहा इनको हम पानी निकाल दो तो ये anhydrous बन जाएंगे. All the water combined in the crystalline material is removed. ठीक है, टू शो दैट द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर ब्लू, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं क्योंकि वो ब्लू कलर का है, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। उससे पहले हम ये कुछ सॉल्ट्स के कॉमन नेम और केमिकल नेम देखते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और कलर इसका वाइट होता है। फिर एप्सम सॉल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है Mg सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका कलर भी वाइट होता है। ठीक है, देन यू हैव पोटैश एलम इज हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट
ओके। हाइड्रेटेड यानी कि ऑब्वियसली इसमें पानी 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, बाकी फॉर्मूला लिख दो। कलर इसका वाइट है। ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट डी क्या है? हाइड्रेट। इसमें सोडियम सल्फेट है ना, Na2SO4 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। ये कलर वाइट है। ब्लू विट्रियल तो ब्लू कलर का होगा, है ना। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि पेंटा यानी कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेकाहाइड्रेट यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो पेंटा, डेका ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। जितना हाइड्रेट होगा पानी, मतलब जितना पानी का मॉलिक्यूल होगा, वैसे आपको उसका नंबर लगाना है। जैसे ग्रीन विट्रियल, ग्रीन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन बहुत आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। ब्लू विट्रियल और ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल आयन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट क्योंकि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियल कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी क्यों? सेमी मतलब सेमी सर्कल हाफ होता है ना, इसलिए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका ना कलर वाइट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से नहीं दीवारें वगैरह बनाते हैं आप लोग, पीओपी बनाते नहीं हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने जो सीलिंग पे जो डिजाइन बनाते हैं वो पीओपी का तो होता है। नेक्स्ट है वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। व्हाट? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7, जिंक सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही आप लोगों को देखो कैल्शियम, इसका और इसका फॉर्मूला सेम है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे बस क्या डिफरेंस है? वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। किसका है? वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है। यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। और जिप्सम हम अक्सर जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस मॉलिक्यूल्स के वो पढ़ लो आप लोग। क्या पढ़ो? सिंबल्स पढ़ो या कॉमन नेम पढ़ो। अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है, टू शो दैट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू विट्रियल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ नहीं, आपको कुछ पाउडर सल्फेट क्रिस्टल लेना है एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और उसको टिल्टेड पोजीशन में रखना है ताकि जो कंडेंस वाटर है वो नीचे ना गिरे, और उसको हीट करना है, मतलब ऐसे रखना है आपको, ऐसे टिल्टेड पोजीशन। जो कंडेंस वाटर है जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जैसे हम हीट करेंगे जो वाटर ड्रॉपलेट नीचे को गिरे, तो ये क्या शो कर रहा है? ये यही शो कर रहा है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज, हीट करते ही वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगे। तो क्या होने वाला है? जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, जो कलरलेस लिक्विड है, कंडेंस ऑन कूलर पार्ट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, लीविंग बिहाइंड अ रेसिड्यू दैट इज एनहाइड्रस विदाउट वाटर एंड एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन दैट इज विद नो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर। व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आपको ये दिखेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब, दे टर्न इनटू व्हाइट पाउडर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे विच टर्न बैक इनटू ब्लू सॉलिड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड, ठीक है। तो ये जब हाइड्रेटेड ब्लू होता है, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है ब्लू होता है, लेकिन धीरे धीरे जो इसको हीट करके उससे एनहाइड्रस वाटर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? वाइट कलर का हो जाता है। ये वाइट कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अगर इस वाइट को वापस ब्लू करना है तो वापस से पानी मिलाओ इसमें, ठीक है। समझ में आया? अब डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो डिटर्मिनेशन करने के लिए आपको वेट ऑफ क्रिस्टल है, रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए, वेट ऑफ रेसिड्यू, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एनहाइड्रस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये आ सकते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल चुका है या लैक कर रहा है, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे हैं। टेबल सॉल्ट इन एनहाइड्रस, जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक वो गीला थोड़ी ना होता है, उससे एनहाइड्रस होता है, वो पानी निकाला हुआ होता है। गैशियस HCl इज एनहाइड्रस, गैशियस वाले भी एनहाइड्रस से पानी निकाल दिया है। ये कर हम एनहाइड्रस, किसी भी सब्सटेंस को एनहाइड्रस कैसे बना सकते हैं? केयरफुली रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट से पानी निकाल दिया और कॉपर सल्फेट को एनहाइड्रस बना दिया, है ना। कलर भी अलग अलग थे, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हो, हीटिंग इन ड्राई एंड हॉट एयर कर सकते हो, ड्यूरिंग हीटिंग अंडर वैक्यूम कर सकते हो, बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग डेसिकेटिंग एजेंट सच एज वार्म कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, तुम अपने हाथ पे डाल के देख लो, जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी खींच लेता है। देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट? डेसिकेटिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट? H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो पानी निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अ फिनोमिनन वेयर अ कंपाउंड लूजेज इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू ड्राई एयर। अपने आप पानी लूज करता है और एज ए रिजल्ट उसका शेप भी, क्रिस्टल शेप भी चला जाता है, और
फाइनली वो क्रम्बल हो जाता है इनटू पाउडर फॉर्म, जैसे कॉपर सल्फेट वगैरह। तो सब्सटेंसेस शोइंग एफ्लोरेंस आर कॉल्ड एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस तब होता है जब वेपर प्रेशर जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाता है। और ये ह्यूमिड कंडीशन में ज़्यादा ना, ह्यूमिड कंडीशन में नमक बाहर ला के रखो, पानी आ जाता है, फिर उसको अगर सुखाओ तो उससे क्रिस्टल्स निकल जाते, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो एग्जांपल वॉशिंग सोडा, ग्लोबर सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, इन सबको तुम एक्सपोज करो एयर को, Na2CO3 डॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एक्सपोज करो, उसमें से पानी का देखो 10 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बचा, 9 मॉलिक्यूल ऑफ पानी निकल गए, तो वो पाउडरी फॉर्म में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबर सॉल्ट भी देखिए ये ऐसा ही होता है, एप्सम सॉल्ट में भी ऐसा ही होता है। तो ये आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करिए, डेफिनेशन एफ्लोरेसेंस का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, सॉल्यूशन का, डेलिक्वेसेंस जो अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, हाइग्रोस्कोपी, ये सारे डेफिनेशन, ड्राइंग एजेंट्स और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इन सब के डेफिनेशन और डिफरेंसेस ज़रूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। तो डेलिक्वेसेंस क्या होता है? कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेज व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्डिनरी सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, अब वो मॉइस्ट बन जाते हैं और उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म चला जाता है और वो डिजॉल्व हो जाता है एब्जॉर्ब वाटर में, मतलब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाते हैं। तो इस टाइप के सब्सटेंस को जो पानी एब्जॉर्ब करिए, देखो यहाँ पे उस सब्सटेंस से पानी उड़ रहा है और यहाँ डेलिक्वेसेंस का ऑपोजिट है, उस सब्सटेंस में पानी डिजॉल्व हो रहा है। सच द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंसी। सो डेलिक्वेसेंस अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज लो। यहाँ पे एफ्लोरेसेंस तब होता है जब वेपर प्रेशर इन द हाइड्रेटेड क्रिस्टल ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे उल्टा है, डेलिक्वेसेंस अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर इनसाइड द क्रिस्टल इज वेरी लो कंपेयर टू वेपर प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे प्रेशर लो होना चाहिए, तब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या बनेगा? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, इसलिए ड्राई कंडीशन में नहीं होता है डेलिक्वेसेंस, ह्यूमिड कंडीशन में होता है। एग्जाम्पल ऑफ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है NaOH है, KOH है, MgCl2, ZnCl2, KCaCl2, FeCl2। एग्जाम्पल्स भी लिख देना। टेबल सॉल्ट भी टर्न्स मॉइस्ट, अगर हम उसको रखेंगे ना बाहर एक्सपोजर टू एयर, नमक ला के रख दो तो वो भी मॉइस्ट टर्न होता है। वो डेलिक्वेसेंट नहीं है लेकिन वो मॉइस्ट टर्न हो जाता है। और कमर्शियल वर्जन ऑफ सॉल्ट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, इसीलिए वो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, मतलब लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम विच आर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ये दोनों डेलिक्वेसेंट है, इस वजह से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस काइंड ऑफ इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव बाय पासिंग अ करंट ऑफ ड्राई हाइड्रोजन। ये सब ज़रूरी नहीं है, हाइग्रोस्कोपी ज़रूरी है, ये डेफिनेशन आएगा। कुछ सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर या वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हेन दे एक्सपोज टू इट बट नॉट इनफ टू फॉर्म सोल्यूशन। इतना एब्जॉर्ब कर लेते, गीले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं, बस हल्का नम हो जाते हैं। सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसमें एग्जांपल है H2SO4, P2O5 और CaO, सिलिका जेल। ये क्या करते हैं? ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये ड्राइंग एजेंट का भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो दूसरों से मॉइस्चर निकालते हैं ना, है कि नहीं? इसीलिए इनको हम ड्राइंग एजेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ड्राइंग एजेंट्स क्या होते हैं फिर? दे आर सब्सटेंसेस दैट कैन रेडीली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो वो कौन करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, फ्रॉम अदर सब्सटेंस विदाउट केमिकली, उनसे रिएक्ट नहीं करते, बस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो एनहाइड्रस हो, क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्विकलाइम है। ठीक है, और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मैंने कहा ना जितने हम ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस देख रहे हैं वो ड्राइंग एजेंट भी होते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना रिएक्ट करे सब्सटेंस से। ठीक है, एंड दीज सब्सटेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डेसिकेंट्स और डेसिकेटिंग एजेंट। इनके कितने नाम हुए? एक तो ड्राइंग एजेंट, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज आर ड्राइंग एजेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज डेसिकेटिंग एजेंट्स। ओके, ऑलमोस्ट ऑल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज आर डेसिकेटिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, P2O5 पेंटॉक्साइड ना, सिलिका जेल, क्विकलाइन, ये सारे। ठीक है, तो सारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एक्चुअली ड्राइंग एजेंट होते हैं या डेसिकेटिंग एजेंट होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं मैम? दे आर सब्सटेंसेज दैट कैन रिमूव इवन द केमिकली कंबाइंड मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी खींच लेता है, रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है? केमिकली कंबाइंड पानी भी निकाल लेता है फ्रॉम द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज इट कैन रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बिलो। तो ये ना कुछ ड्राइंग एजेंट दोनों काम करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला भी। यानी कि H2SO4 जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो जो इसमें से जो केमिकली कंबाइंड पानी भी, जो H2O कॉपर सल्फेट से केमिकली कंबाइंड है ना, वो भी निकाल लेता है। ठीक है,
और भी डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है जैसे कि अलुमिना और फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये लोग दो तरीके के कुछ मतलब ड्राइंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं, यानी कि केमिकली कंबाइंड पानी भी निकालते हैं। और इसीलिए बहुत सारे गैसेस जो हैं इनके हेल्प से हम ड्राई कर सकते हैं, जैसे पासिंग द गैसेस थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बहुत मोहब्बत है इनको पानी से, हमारे स्किन से पानी खींच के हमको जला देते हैं वो। सो इट एग्जैक्टली इजीली एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम मेनी सब्सटेंसेज, इसीलिए इट इज़ यूज टू ड्राई गैसेज, मतलब जो H2SO4 है गैसेस को ड्राई करने में यूज़ करते हैं। वो एसिडिक नेचर विच आर एसिडिक इन नेचर, जैसे HCl को, अगर HCl एक गैस है, अगर उसको ड्राई करना है तो उसके ऊपर हम H2SO4 गैस को ऐसे ये कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो पासिंग देम थ्रू अ ड्राइंग टावर, इसीलिए एक ड्राइंग टावर बनाते हैं, जैसे ये देखो ड्राइंग बॉटल या कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ड्राइंग टावर, एक तो ये ड्राइंग टावर है, ये यूट्यूब है, और ड्राइंग बल्ब, इस तरीके से इसमें से गैस पास कर दो, वो गैस HCl का ड्राई हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड्स क्या करते हैं, हम ड्राई करते हैं बाय कीपिंग देम ओवरनाइट ओवर एनहाइड्रस Na2SO4 या MgSO4 एट रूम टेम्परेचर। द सॉलिड इज देन रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। तो जब वो ड्राई हो जाएगा सॉलिड को निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन से। उसी तरह हम सॉलिड्स को भी ड्राई कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग देम ऑन वॉच ग्लास और अ डिश, कीपिंग इट इन अ डेसिकेटिंग एजेंट फॉर सम डेज। अ डेसिकेटर इज एन एयर टाइट वेसल, ओके, विथ अ सुटेबल ड्राइंग एजेंट एट द बॉटम। तो बॉटम ड्राइंग एजेंट रख देते हैं और डेसिकेटर में उसमें डाल देते हैं कोई भी सब्सटेंस और उसको एक दिन रख देते हैं, वो ड्राई हो जाएगा। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग द सॉलिड प्लेस्ड इन इट। ठीक है, तो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कन्फ्यूजन आप लोग को दूर करने के लिए डिफरेंस पढ़ लो। देखो ड्राइंग एजेंट क्या करता है, दे रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज, लेकिन डिहाइड्रेशन एजेंट जो है वो केमिकली कंबाइंड एलिमेंट भी निकालता है। ठीक है, केमिकली कंबाइंड एलिमेंट ऑफ वाटर भी निकाल देता है इन रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम अ कंपाउंड। दे आर यूज टू ड्राई गैसेज, ड्राइंग एजेंट आर यूज टू ड्राई लाइक क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दे आर यूज इन डेसिकेटर्स टू कीप सब्सटेंसेज ड्राई। लेकिन जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे यूज टू prepare substances like carbon monoxide, sugar, charcoal, etc. Okay, drying agent they represent physical change as composition do not change the drying of substances. सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, एग्जाम्पल P2O5CO। लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने से दे रिप्रेजेंट केमिकल चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। ओके, आई होप यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया चैप्टर। थैंक यू।